नमस्कार, न्यूज की पाठशाला में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनंत त्यागी और अब आपको बताते हैं कि आज पाठशाला में क्या खास है। 58 करोड़ के नोट गिनते गिनते बेहोश हो गए। आज ये खास है, बताएंगे आपको कौन बेहोश हुआ। बताएंगे आपको कि राहुल अंजलि की बारात में ये कौन सी बारात थी जिसमें 390 करोड़ रुपए ईडी के हाथ लगे। आपको बताएंगे कि ममता बनर्जी को मोदी नहीं अपने ही हरा देंगे, ये जो कहा जा रहा है उसके पीछे की वजह क्या। आपको बताएंगे बिहार में नई सरकार गठित होने के बाद जंगल राज लौटने का सच क्या है, क्यों ये आरोप लगा। बिहार के जंगल राज पर 32 साल पुराना चैप्टर आज पाठशाला में आपके सामने हम खोलने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पाठशाला और सबसे पहले दिन भर की सारी बड़ी खबरें एक साथ। रेवड़ी कल्चर पर सुप्रीम कोर्ट ने फिर सख्त टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुफ्त सुविधाएं देने वाले चुनावी वादे गंभीर मुद्दा है, इससे अर्थव्यवस्था को नुकसान हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कुछ लोग कहते हैं कि भारत कल्याणकारी राज्य है और जिन्हें मुफ्त की सुविधाएं मिल रही हैं उनके वो हकदार हैं, लेकिन कुछ लोग कह सकते हैं कि वो टैक्स देते हैं और टैक्स की रकम का इस्तेमाल विकास कार्यों में होना चाहिए। दोनों पक्षों को एक कमेटी के द्वारा सुना जाना चाहिए। कल प्रधानमंत्री भी कह चुके हैं कि मुफ्त के वादे करने वाली राजनीति देश को नुकसान पहुंचाएगी। ये नीति नहीं, अनीति है। ये राष्ट्रहित नहीं, ये राष्ट्र अहित है। ये राष्ट्र निर्माण नहीं, राष्ट्र को पीछे धकेलने की कोशिश है। उधर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीजेपी नेता सुशील मोदी की उन बातों को बोगस कहा जिसमें सुशील मोदी ने कहा था कि नीतीश कुमार उपराष्ट्रपति बनना चाहते थे। नीतीश कुमार ने कहा कि उनकी ऐसी कोई इच्छा नहीं थी और जो लोग ये बातें कर रहे हैं क्या वो भूल गए कि जेडीयू ने बीजेपी के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के कैंडिडेट को कितना सपोर्ट किया था। नीतीश कुमार ने कहा कि वो तो सीएम भी नहीं बनना चाहते थे, लेकिन जिस तरह से पॉलिटिकल सीन चल रहा था उसकी वजह से उन्हें साथ आना पड़ा। वो सिर्फ राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव के खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं। तो कर्नाटक में चुनाव से पहले सीएम बदलने की अटकलों को मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने झूठा बताया और कहा कि उनकी सरकार स्थिर है और वो राज्य और बीजेपी के लिए कड़ी मेहनत से काम करते रहे। बोम्मई ने कहा कि कांग्रेस इस तरह की बेसिर पैर की बातें कर रही है क्योंकि कांग्रेस के दिमाग में जो अस्थिरता है वही अस्थिरता वो लोगों के मन में भी फैलाना चाहती है। बोम्मई ने कहा कि वो आगे राज्य के विकास के लिए दिन में 2 घंटे और ज्यादा काम करेंगे। उधर कॉमनवेल्थ गेम्स की मेडलिस्ट रेसलर दिव्या काकरान ने आज आरोप लगाए कि 2017 में मेडल जीतने के बाद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने उनसे मुलाकात की थी और वादा किया था कि अगर वो लिख कर देंगी तो उनकी मदद की जाएगी, लेकिन दिव्या की कभी मदद नहीं की गई। दिव्या काकरान का कहना है कि उन्होंने 2017 तक दिल्ली के लिए 58 मेडल जीते थे, लेकिन दिल्ली सरकार ने कोई आर्थिक मदद नहीं की। दिव्या ने कहा कि 2018 में वो यूपी से खेलने लगी और यूपी ने उन्हें रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड 2019 दिया, जिसने उनको आजीवन पेंशन दी। इस बार यूपी ने उन्हें 50 लाख रुपए देने का ऐलान किया। यहां तक कि हरियाणा सरकार ने भी मदद की, लेकिन दिल्ली सरकार मदद के लिए आगे नहीं आई। 2017 में मेरा एशिया में मेडल आया था, तो उसकी जैसे राशि अगले साल सबको मिलती है, जैसे राशि अगले साल मिलती है तो उसकी राशि नहीं दी गई थी। और छत्रसाल स्टेडियम में उसका वो है हमारे पास प्रूफ। छत्रसाल स्टेडियम में जब गए थे तो उसका प्रूफ ले गए थे कि 2017 में जब मैं सीनियर एशियन चैंपियनशिप खेली तो उसकी राशि मुझे अब तक नहीं मिली है। तो वहीं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बॉबी कटारिया के मामले में सिविल एविएशन मंत्रालय ने जांच के आदेश दिए। स्पाइस जेट की दुबई से दिल्ली जा रही एक फ्लाइट में बॉबी कटारिया का सीट पर लेटकर लाइटर से सिगरेट जलाते और सिगरेट पीते वीडियो वायरल है, जबकि प्लेन में लाइटर ले जाने और स्मोकिंग करने की इजाजत नहीं होती। बॉबी कटारिया का एक और वीडियो वायरल है जिसमें वो सड़क के बीच में टेबल लगा करके शराब पीता दिख रहा है। उत्तराखंड डीजीपी ने इस मामले में एक्शन लेने के निर्देश दे दिए हैं। तो वहीं वाराणसी में एक बीजेपी नेता के अवैध निर्माण पर आज बुलडोजर चला दिया गया। बीजेपी जिला उपाध्यक्ष अखंड प्रताप सिंह ने वाराणसी की वरुणा एनक्लेव सोसाइटी में करीब 25 सालों से अवैध कब्जा जमाया हुआ था। बीजेपी नेता ने सोसाइटी की जमीन पर अपना ऑफिस खोल दिया था, जिसके खिलाफ यहां की महिलाएं लगातार शिकायत कर रही थी। जिला प्रशासन ने महिलाओं की शिकायत के बाद पूरे मामले की जांच की और इस पर
कार्रवाई करते हुए अवैध ऑफिस को गिरा दिया, बुलडोजर चला दिया। 6 महीने से कुछ अब आज हमारे बिल्डिंग की सोसाइटी आरोप लगा रही है कि आप सोसाइटी का जगह कब्जा कर लिए हैं। तो अभी तक तो उनका लेटर सब अधिकारियों के यहाँ, प्रशासनिक अधिकारियों के यहाँ गया, लेकिन कल जब हम देखे कि ये डिजिटल प्लेटफार्म पे भी उनका आने लगा कि नहीं, आपने सोसाइटी की जगह कब्जा कर लिया। उनके पास कोई कागज़ नहीं है कि कौन सी जगह है, कौन सी अराजी नंबर है, कितनी जगह है, कहाँ कब्जा किए हैं, बस कब्जा कर लिए हैं। उस बिल्डिंग के 2-3 महिलाएं हैं जो हमसे पर्सनल अदावत रखती हैं, और उसके अलावा और भी जितने लोग हैं सोसाइटी के लोगों ने, अपने रजिस्टर्ड सोसाइटी है मेरी, 30 लोग उसमें रहते हैं, उन्होंने लिख के दिया है कि सोसाइटी की कोई जगह नहीं है, न कोई उस पर कब्जा किया है, न कोई अतिक्रमण किया है। तो वहीं जम्मू कश्मीर के राजौरी में सुरक्षा बलों ने बड़े आतंकवादी हमले को नाकाम कर दिया। 2 आतंकवादी सेना के ऑपरेटिंग बेस में घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे और उसी वक्त जवानों ने आतंकियों को रोकने की कोशिश की और उनको रोक दिया, लेकिन इस कार्रवाई में सेना के 3 जवान शहीद हो गए, जबकि दोनों आतंकी मारे गए, जिनके पास से 2 AK-47 राइफल, AK-47 राइफल की 9 मैगजीन और 5 ग्रेनेड मिले। तो वहीं जगदीप धनखड़ आज देश के 14वें उपराष्ट्रपति बन गए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें उपराष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण के दौरान प्रधानमंत्री मोदी समेत कई कैबिनेट मंत्री मौजूद रहे। शपथ लेने के बाद जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति निवास और कार्यालय पहुंचे। शपथ से पहले सुबह जगदीप धनखड़ राजघाट पहुंचे, जहां उन्होंने बापू को श्रद्धांजलि। तो प्रधानमंत्री मोदी ने आज पीएम आवास पर छोटी बच्चियों से राखी बंधवाई। ये बच्चियां पीएम ऑफिस में काम करने वाले सफाई कर्मचारियों, चपरासियों, मालियों, ड्राइवर, क्लर्क की बेटियां। राखी बांधने वाली बेटियों को पीएम मोदी ने तिरंगा तोहफे में दिया और हर घर तिरंगा अभियान के तहत सभी से 15 अगस्त को अपने अपने घरों में तिरंगा लगाने का आग्रह किया। तो दिन भर के रिवीजन के बाद अब पाठशाला की पहली कक्षा की शुरुआत करते हैं और इसमें काले धन पर मोदी सरकार के एक्शन के चैप्टर की पहली बात करते हैं। इस वक्त नेताओं का एक फैशन बन गया है कि जब भी ईडी, इनकम टैक्स और दूसरी एजेंसीज का एक्शन हो तो उसे राजनीति से जोड़ दिया जाना चाहिए और ये कह दो कि ये सब नरेंद्र मोदी करवा रहे हैं, ये सब प्रधानमंत्री करवा रहे हैं। विपक्ष के नेता ये कहते हैं कि मोदी सरकार ईडी के जरिए विपक्ष को परेशान करती है, लेकिन जो लोग ईडी, इनकम टैक्स और दूसरी एजेंसी का नाम लेकर राजनीति करते हैं, उन्हें आज नोटों की वो गड्डियां दिखाते हैं जो महाराष्ट्र के जालना में मिली है, और वो किसी नेता के घर पर नहीं है बल्कि कुछ बिजनेसमैन यानी व्यापारियों के घर से मिली है। जालना में इनकम टैक्स के छापे में इतने नोट मिले कि गिनते गिनते कर्मचारी लगभग बेहोश हो गए, बीमार पड़ गए। 13 घंटे तक नोट गिनने की मशीनें लगातार चलती रही और तब जाकर के वो नोट गिने गए। और जब नोट गिने गए तो कुल मिलाकर के रकम का हिसाब हुआ 58 करोड़ रुपए कैश। और सिर्फ कैश नहीं, काले धन का सही आंकड़ा तब मिला जब 8 दिनों तक लगातार छापेमारी। आपको अजय देवगन की फिल्म याद है, रेड फिल्म उनकी आई थी। ठीक उसी तरह यहां से भी काले धन से नोटों की बरसात हुई। आपको याद होगा कि वहां पर रेड फिल्म में अजय देवगन कभी पाइप को झाड़ते हैं तो वहां से नोटों की बरसात होती है, एक खंभा तोड़ा जाता है तो नोटों की बरसात होती है। यहां उसी के जैसी घटनाएं हुई। यहां बेड खोला गया तो नोटों की गड्डी दिखाई पड़ी, यहां अलमारी खोली गई तो बेशुमार दौलत दिखाई पड़ी। यहां पर जब गाड़ी की तलाशी ली गई तो कई करोड़ रुपए और अताह सोना बरामद हुआ। ये तो आपको हमने मोटी मोटी बात बता दी, लेकिन आपको बारीकी से जानना चाहिए कि जालना में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की छापेमारी में क्या क्या मिला, वो आपको हम जरा समझा देते हैं, क्योंकि आप लोगों की दिलचस्पी भी होगी कि ये जो हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, इन तस्वीरों में आखिरकार है क्या क्या। और 13 घंटे तक वहां अगर कार्रवाई चलती रही सिर्फ और सिर्फ नोट गिनने की, तो फिर आगे क्या क्या हुआ। तो जालना में क्या मिला ये आपको बताते हैं। अब ये आप यहां से लिस्ट देखना जरा शुरू कर दिए क्या क्या मिला है। सबसे पहले क्या मिला? सबसे पहले मिला
58 करोड़ रुपए, और ये किसी और फॉर्म में नहीं बल्कि कैश मिले, यानी ये नकदी मिली है उनके यहां पर। 13 घंटे इसी को तो गिना गया था। और उसमें क्या क्या है? उसमें 500 के नोटों की गड्डियां, इन्हीं गड्डियों को गिना गया और इनके गिनने में जो सबसे अहम बात हुई कि कर्मचारी बेहोश हो गए। अब सोचिए जरा कि पहली बात तो इतनी रकम सामने, और दूसरा 13 घंटे तक अगर मशीन लगातार काम कर रही है तो आदमी को वहां पर कितना काम करना पड़ा होगा, ये जरा देखिए। इसके अलावा क्या बरामद हुआ, नंबर 2 पे देखिए, 32 किलो सोना। अभी जो लोग 32 किलो सोना, तो हो सकता है आपको सुनने में बहुत आसान सा लग रहा हो, लेकिन इसकी कीमत लगभग कितनी है? आज बाजार में जाएंगे तो 10 ग्राम का एक तोला होता है और लगभग 54-55 हजार रुपए एक तोले की कीमत होती है। 1 किलो में हो गए आपके 100 तोले, यानी 1000 ग्राम। उन्हीं को जोड़ेंगे तो सिर्फ इस 32 किलो सोने की जो कीमत है वो लगभग 18 करोड़ रुपए बैठती। इतना के सोना तो खाली एक बार में बरामद हो गया। अब सोने के अलावा मिलते हैं हीरे और मोती। ये देखिए, सोने के अलावा क्या मिला? हीरे और मोती मिले। इनकी कीमत कितनी है? इनकी कीमत है लगभग 16 करोड़ रुपए, यानी लगभग 18 करोड़ रुपए का सोना और 16 करोड़ रुपए के आपके हीरे मोती, लगभग 34 करोड़ रुपए के तो खाली जवाहरात आपको मिल गए। 8 दिनों तक ये छापेमारी चली है। 260 कर्मचारियों की टीम बनी थी, और जब 8 दिन तक 260 कर्मचारियों की टीम लगातार काम करती रही तो एक और महत्वपूर्ण चीज मिली, और वो चीज मिली 390 करोड़ की बेनामी संपत्ति। अब देखिए जरा, सबसे पहले आप जोड़ लीजिए 58 करोड़ रुपए कैश, लगभग 18 करोड़ का सोना, लगभग 16 करोड़ रुपए के जवाहरात और 390 करोड़ रुपए के कुल मिलाकर के बेनामी संपत्ति। ये अंक आपके सामने है, अंक गणित आप जानते होंगे। जोड़ लीजिए और देख लीजिए कि महज 8 दिन में जब 260 कर्मचारियों ने जब कार्रवाई की, किसी नेता के यहां नहीं बल्कि एक बिजनेसमैन के यहां, तो कितनी संपत्ति वहां से अभी तक जब्त हो चुकी। कालेधन के खिलाफ ये कार्रवाई स्टील और कपड़ा व्यापारी और रियल एस्टेट डेवलपर हुई है। 1 अगस्त को यह छापेमारी शुरू हुई थी, जो 8 अगस्त तक लगातार जारी रही। इस दौरान व्यापारी के घर, व्यापारी की फैक्ट्री और फार्म हाउस को खंगाला गया। इसमें कई करोड़ रुपए कैश, बड़ी मात्रा में ज्वेलरी, प्रॉपर्टी के कागजात समेत 390 करोड़ रुपए की बेनामी संपत्ति का खुलासा हुआ। यह काला धन और सोना अलमारियों और बिस्तर में छिपा कर रखे गए। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इस बात की आशंका थी कि कहीं रेड से पहले कारोबारी को एक्शन की जानकारी ना मिल जाए, इसलिए एक सॉलिड प्लान बनाया गया। यह मिशन इतना सीक्रेट रखा गया कि किसी को भनक तक नहीं लगी कि इतनी बड़ी टीम कहां जा रही है। अब सोचिए कि इसके पीछे क्या स्ट्रेटेजी बनाई गई। यूपी में एक एनकाउंटर हुआ था, उसमें पुलिस ने वैसी स्ट्रेटेजी बनाई थी एक बदमाश को मारने के लिए, उसके एनकाउंटर के लिए, और वैसी स्ट्रेटेजी अब बनाई गई। वो क्या स्ट्रेटेजी है बताते हैं आपको पाठशाला में। वो स्ट्रेटेजी है कि बारात की तरह गाड़ियों का काफिला निकला और ताबड़तोड़ रेड पड़ी, तो ये फिर नोटों का पहाड़ सामने आया। पूरी छापेमारी को एक शादी समारोह की शक्ल दी गई। सबसे पहले रेड के लिए 260 अधिकारी और कर्मचारियों की अलग अलग टीमें बनाई गई। इनमें मुंबई, पुणे, नासिक और औरंगाबाद के अधिकारी शामिल किए गए। 120 से ज्यादा गाड़ियां किराए पर ली गई। लोगों को इनकम टैक्स की कार्रवाई का पता ना चले, इसके लिए सभी गाड़ियों पर अंजलि वेड्स राहुल का स्टिकर लगा दिया गया। पिक्चर आपको याद आई होगी, उसमें 2 कैरेक्टर थे, अंजलि और राहुल, शायद वहीं से प्रेरणा मिली हो। इस स्टिकर को देखकर लोग इसे बारात की गाड़ी समझ रहे थे, लेकिन गाड़ियों में इनकम टैक्स के कर्मचारी बैठे थे। इस ऑपरेशन के दौरान इनकम टैक्स वाले दुल्हन हम ले जाएंगे, इस कोड वर्ड में बात कर रहे थे। अब दुल्हन कौन थी, यह कार्रवाई में सामने आ गया। 390 करोड़ की संपत्ति, 58 करोड़ रुपए कैश, 32 किलो सोना। लेकिन इस पूरी तैयारी पर हमारे सहयोगी की आप रिपोर्ट देखिए और जानिए कि किस तरह से पूरी तैयारी की गई और कैसे इसको अंजाम दिया गया। महाराष्ट्र के
के जालना में आयकर विभाग द्वारा एक बहुत बड़ी टीम बहुत बड़ा छापा मारती है, जिसमें अनुमान 390 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति के कागजात बरामद होते हैं। 58 करोड़ की कैश की नकदी बरामद होती है, तो वहीं 32 किलो के करीब सोना चांदी जैसे मूल्यवान आभूषण भी बरामद होते हैं। बता दें कि नासिक की जो आयकर विभाग की टीम है, उनको ये जानकारी मिलती है जगह की, जहां पर वो मुंबई और नवी मुंबई से आयकर विभाग के अफसरों को बुलाते हैं, जिन्हें कोई भी जानकारी नहीं दी जाती। हालांकि 100 से ज्यादा गाड़ियों का काफिला जो है 400 से अधिक आयकर ऑफिसर्स के साथ जालना की तरफ रवाना होता है नासिक से, और फिर ये जो रेड है इन 2 स्टील कंपनियों के ओनर्स के घर, उनके फैक्ट्रियों और फार्म हाउसेस पर लगते हैं। बता दें कि स्टील फैक्ट्रियों के नाम जो है वो SRJ स्टील कंपनी है और कालिका स्टील कंपनी है, जो कि जालना में काफी ज्यादा प्रसिद्ध हैं। पूरा जालना लोहे और स्टील के कारोबार के लिए महाराष्ट्र भर में प्रसिद्ध है। इन्हीं दोनों कंपनियों के जो ओनर्स हैं उनके घर पर रेड होती है, लेकिन घर से कुछ अनुमान बड़ी संपत्ति से जुड़े हुए जो कागजात हैं वो बरामद होते हैं, लेकिन कैश नहीं बरामद होता। और फिर फैक्ट्री पर रेड पड़ती है, फैक्ट्री से भी और ज्यादा प्रॉपर्टीज के जो पेपर हैं वो सामने आते हैं। इनकम टैक्स ने जिन 2 कंपनियों के कारोबारियों के ठिकानों पर छापेमारी की, उनका नाम है SRJ स्टील और कालिका स्टील। SRJ स्टील्स कंपनी के सुरेंद्र पित्ती और कई डायरेक्टर्स के ठिकानों पर यह छापेमारी की गई। कालिका स्टील के डायरेक्टर घनश्याम गोयल समेत कंपनी से जुड़े लोगों के यहां भी रेड हुई। प्राइवेट फाइनेंस से जुड़े हुए विमल राज सिंघवी और निजी फाइनेंसर प्रदीप बोरा के घर पर भी रेड हुई है। आपको याद होगा कि इससे पहले जुलाई में पश्चिम बंगाल के मंत्री और शिक्षक भर्ती घोटाले के आरोपी पार्थ चटर्जी की करीबी अर्पिता मुखर्जी के कई फ्लैट्स पर छापेमारी हुई थी, जिनमें 50 करोड़ रुपए से ज्यादा का कैश और गोल्ड ज्वेलरी मिली थी। नोटों की गड्डियों की तस्वीरें सामने आ रही थी और विपक्ष ये आरोप लगा रहा था कि भाई ईडी अब बदले की कार्रवाई करती है। लेकिन भ्रष्ट नेताओं और कारोबारियों के घर से निकल रहे इन नोटों की गड्डियां कुछ और कहानी कह रही। पिछले कुछ समय में जांच एजेंसी की कार्रवाई बढ़ी है, जिसकी वजह से अलग अलग राज्यों में बड़े पैमाने पर कैश जब्त हुआ है। सिर्फ जुलाई और अगस्त में काले धन के खिलाफ क्या एक्शन हुआ है, यह जरा आप सिलसिलेवार तरीके से देख लीजिए। 11 अगस्त 2022 को महाराष्ट्र के जालना में इनकम टैक्स का छापा हुआ। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 58 करोड़ रुपए कैश जब्त किए। 390 करोड़ रुपए की बेनामी संपत्ति का खुलासा हुआ इसी रेड में। इससे पहले 31 जुलाई 2022 को शिवसेना नेता संजय राउत के घर पर छापेमारी हुई। बिना हिसाब किताब वाले लगभग 11.5 लाख रुपए जब्त किए गए। जुलाई 2022 को पार्थ चटर्जी की करीबी अर्पिता मुखर्जी के कई फ्लैट्स पर छापेमारी हुई। अलग अलग फ्लैट से 50 करोड़ रुपए से ज्यादा का कैश जब्त हुआ। 15 जुलाई 2020 को झारखंड में अवैध खनन का मामला सामने आता है। पंकज मिश्रा के ठिकानों पर छापेमारी की जाती है। लगभग 12 करोड़ रुपए का कैश और 37 बैंक खातों की जानकारी मिलती है। उससे पहले आइए जुलाई का पहले हफ्ते का अंत 9 जुलाई 2022 को झारखंड में पंकज मिश्रा के 18 ठिकानों पर छापेमारी होती है। 5 करोड़ 32 लाख रुपए का कैश जब्त किया जाता है। यह सिर्फ जुलाई और अगस्त की बात है। इससे पहले आप जून में आ जाइए। 29 जून 2022 को दिल्ली, एनसीआर और हरियाणा के करीब 25 ठिकानों पर रेड के दौरान 4 करोड़ रुपए से ज्यादा का कैश यानी नकदी बरामद की जाती है। जून के पहले हफ्ते में 7 जून 2022 को ईडी ने दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन और अन्य लोगों के ठिकानों पर छापेमारी की और 2 करोड़ 85 लाख रुपए कैश और 1 किलो 800 ग्राम गोल्ड जब्त किया। मार्च 2022 में इनकम टैक्स ने रियल एस्टेट कंपनी ओमैक्स ग्रुप के ठिकानों पर 25 करोड़ रुपए कैश बरामद किया। जांच एजेंसीज के ऐसे एक्शन को देखकर आपको इस बात का अंदाजा लग गया होगा कि ईडी का नाम लेकर विपक्ष सिर्फ राजनीति करता है, क्योंकि ईडी के एक्शन में असल में भ्रष्टाचारी बेनकाब हो रहे हैं। आपको ईडी के एक्शन का एक और आंकड़ा बताता हूं, जिससे आपके सामने तस्वीर और साफ हो जाएगी। वो आंकड़ा क्या है, आप जरा देखिए एक बार। जालना में क्या मिला ये आपने जोड़ लिया होगा अभी तक कितना आता है। अब आपको बता देता हूं कि अभी तक एक टेन्योर लेकर के बात करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मौजूदा सरकार की कि ईडी का जो एक्शन है उसके 2 टेन्योर की बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं
2014 से 2022 तक इन 8 सालों में ईडी ने क्या क्या किया है, अंकवार तरीके से बात करते हैं। पहला जो पैरामीटर है उसको हम छापेमारी के तौर पर लेके चलते हैं, क्योंकि भाई कोई भी चीज शुरू होती है तो उसमें छापा पड़ता है। ईडी ने कुल कितनी छापेमारी की? 2974 छापेमारी ईडी ने इन 8 सालों में की है। अब बात आती है कि भाई छापेमारी तो कर दी, लेकिन उसमें प्रॉपर्टी कितनी मिली? तो प्रॉपर्टी जो जब्त की गई, जिसका हिसाब किताब ईडी को नहीं मिला था उस टाइम पे, उसकी कितनी कीमत है? लगभग 1 लाख करोड़ रुपए कहा जाता है, लेकिन हम आपको सीधा आंकड़े बताते हैं कि 95,432 करोड़ रुपए की जो संपत्ति है वो जब्त की गई। औसत कितना निकलता है? औसत देखिए, औसत प्रति साल देखिए आप कि 8 साल है, 8 साल में आपने लगभग 1 लाख करोड़ का प्रॉपर्टी जब्त कर ली। इसका औसत निकल के आ जाता है 11,929 करोड़ रुपए। यह है एक्शन। अब एक और आंकड़ा आ जाता है, कितनी शिकायतें हुई थी? तो शिकायतें इसमें हुई थी 839 शिकायतें। अब ये तो हो गया एक्शन की बात। अब इसके पीछे बात करते हैं रिएक्शन की बात। सबसे पहले कहा जाता है कि भाई ये जो है कार्रवाई वो दुर्भावनापूर्ण तरीके से की जाती है। ये जो कार्रवाई है ये सरकार के एक्शन पर की जाती है, सरकार के इशारे पर की जाती है। तो जो लोग ये कहते हैं उनके लिए बता देना चाहता हूं कि ये जो 839 शिकायतें हैं ना, ये सिर्फ नेताओं के ऊपर नहीं हुई, ये भ्रष्टाचारियों के खिलाफ हुई। उसमें वो नेता हो, वो नेता ना हो, वो प्रॉपर्टी डीलर हो, वो फाइनेंसर हो, वो स्टील व्यापारी हो, वो इत्र का व्यापारी हो, वो कोई भी हो सकता है। ये जो 2,974 छापेमारी हुई है 839 शिकायतों पर, आप देखिए कि कितनी गहनता के साथ जांच की गई है कि 839 शिकायतें थी, लेकिन लगभग 3,000 जगह छापेमारी हुई है। यानी एक आरोपी के जितने ठिकानों की संभावनाएं थी, हर ठिकाने पर छापेमारी हुई। तो देश में जांच एजेंसीज लगातार भ्रष्टाचार के मामले में एक्शन ले रही हैं, लेकिन जिन मामलों में नेता फंस जाते हैं उन्हें जोड़ दिया जाता है राजनीति से। अब बंगाल का उदाहरण लेकर देखिए, बंगाल में कई घोटालों की जांच चल रही है जिसमें टीएमसी नेताओं पर आरोप लगे हैं। अब आरोप क्या क्या लगे हैं मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से बताता चलता हूं। आरोप लगा है पशु तस्करी घोटाले का। कितने का घोटाला बताया जा रहा है? 418 करोड़ रुपए का। दूसरा आरोप लगा कोयला घोटाले का, वो कितने का बताया जा रहा है? 1200 करोड़ रुपए का। तीसरी जो जांच चल रही है वो चल रही है शिक्षक भर्ती घोटाले की। 120 करोड़ रुपए से कुछ ज्यादा का मामला है जो बताया जा रहा है। यानी सबसे जो छोटा घोटाला है जिसकी जांच फिलहाल बंगाल में चल रही है वो शिक्षा भर्ती घोटाला है। 120 करोड़ रुपए से कुछ ज्यादा का है। पार्थो चटर्जी का नाम उसी से जुड़ा हुआ है। इन घोटालों की जांच में फंसे टीएमसी नेताओं की वजह से ममता बनर्जी की जो छवि है वो धूमिल हो रही। ममता बनर्जी के 2024 के सपने पर अब ग्रहण लगता हुआ दिखाई पड़ रहा है। पहले शिक्षक भर्ती घोटाले में पार्थ चटर्जी का नाम आया, पार्थ की गिरफ्तारी हुई जिसमें ममता की फायर ब्रांड पॉलिटिक्स पर पानी डाल दिया। अब ममता के एक और करीबी अनुव्रत मंडल का नाम आ गया है सामने। गौ तस्करी के का आरोप उनके ऊपर लग रहा है। लेकिन इस वक्त पर ममता बनर्जी के सामने जो नई मुसीबतें पैदा हुई हैं उनमें पहला नाम है अगर किसी का है तो वो है अनुव्रत मंडल का। अनुव्रत मंडल बंगाल के बीरभूम से टीएमसी के जिलाध्यक्ष हैं। अनुव्रत मंडल को आज ही सीबीआई ने 2020 के पशु तस्करी केस में गिरफ्तार किया। 3 दिन से अनुव्रत मंडल तबियत खराब होने का हवाला देकर सीबीआई से बच रहे थे। अनुव्रत मंडल पर आपराधिक साजिश से लेकर के केस दर्ज किया गया। इसके अलावा प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की अलग अलग धाराओं में केस दर्ज किया गया। अनुव्रत मंडल के बॉडीगार्ड सैगल हुसैन को सीबीआई मई महीने में गिरफ्तार कर चुकी और अब अनुव्रत मंडल की गिरफ्तारी हुई। अनुव्रत मंडल की गिरफ्तारी भी बहुत नाटकीय ढंग से हुई और हम क्यों कह रहे हैं वो तस्वीरों के साथ साथ आपको पूरी दास्तान बताते हैं। अनुव्रत मंडल से आखिरी पूछताछ मई महीने में हुई थी जब उनके बॉडीगार्ड को गिरफ्तार किया गया। उसके बाद से अनुव्रत मंडल सीबीआई के 10 सम्मन के बावजूद पेश नहीं हुए। वो लगातार कहते रहे कि मैं बीमार हूं और पेश नहीं हुए। 10 सम्मन दिए गए। सोचिए
बुधवार को भी अनुव्रत मंडल ने सीबीआई से कहा कि डॉक्टर ने उन्हें 2 हफ्ते का बेड रेस्ट बोला है, उसके बाद ही वो पूछताछ के लिए आ पाएंगे। जब बार बार सम्मन के बावजूद अनुव्रत मंडल नहीं आए तो आज सीबीआई उनके घर पहुंच गई छापा मारने के लिए। घर में सीबीआई टीम को देखकर अनुव्रत मंडल ने दूसरे फ्लोर पर खुद को बंद कर लिया। सीबीआई ने दरवाजा तोड़ने की चेतावनी दी। काफी मान मनोबल, काफी मशक्कत के बाद अनुव्रत मंडल को पकड़ लिया गया। 20 अगस्त तक अनुव्रत मंडल को सीबीआई की कस्टडी में इसीलिए भेज दिया गया। जब अनुव्रत मंडल को कोर्ट लाया गया तो वहां पर चोर चोर के नारे लगने लगे। अनुव्रत मंडल पर जूता फेंकने की भी कोशिश हुई। करोड़ों रुपए के पशु तस्करी केस में सीबीआई ने पिछले सोमवार को एक चार्जशीट आसनसोल कोर्ट में दाखिल की थी। चार्जशीट के मुताबिक अनुव्रत मंडल का बॉडीगार्ड ही, जिसका नाम है सैगल हुसैन, पशु तस्करों से पैसे लेकर अनुव्रत मंडल तक पहुंचाता था। सीबीआई की चार्जशीट कहती है कि अनुव्रत के बॉडीगार्ड के पास करोड़ों रुपए की संपत्ति है। उसके पास से सीबीआई को 49 संपत्तियों के दस्तावेज मिले। फोन रिकॉर्ड खंगाले गए तो पता चला कि अनुव्रत का बॉडीगार्ड पशु तस्करों से लगातार संपर्क में था। बंगाल में पशु तस्करी का यह मामला क्या है, क्यों अनुव्रत मंडल को गिरफ्तार किया गया, ये समझिए। पशु तस्करी का एक रैकेट उत्तर प्रदेश और हरियाणा जैसे राज्यों से पशुओं को लाता था और उन्हें पश्चिम बंगाल के बॉर्डर से बांग्लादेश भेजता था। तस्करी करके बांग्लादेश भेजे जाने वाले हर पशु पर 40,000 रुपए से लेकर के 90,000 रुपए दिए जाते थे। इस रैकेट में पश्चिम बंगाल के कुछ नेता, पश्चिम बंगाल पुलिस, पशु तस्कर और बीएसएफ के कुछ अफसरों का जोड़ था, ये कहा गया। इसी मामले में सितंबर 2020 में सीबीआई ने केस दर्ज किया और जांच शुरू की। सीबीआई ने बंगाल और उत्तर प्रदेश में कई जगह छापेमारी की। इस मामले में जब सीबीआई ने जांच शुरू की तो पता चला कि जिन पशुओं को बॉर्डर क्रॉस कराते हुए बीएसएफ पकड़ लेती थी और बाद में उन पशुओं की नीलामी होती थी, तो इस नीलामी में बड़ी गड़बड़ी होती थी। 2015 से 17 के बीच में बीएसएफ ने 20,000 से ज्यादा गायों को जब्त किया, लेकिन गायों को ले जाने वाली गाड़ियां और तस्करों को पकड़ा नहीं गया, सिर्फ जब्ती हो गई। जब्त किए जाने के बाद इन गायों को सस्ते दामों पर नीलाम किया गया और इस तरफ करोड़ों का घोटाला किया गया। नीलामी में खरीदे हुए पशु पर बीएसएफ अधिकारी को हर पशु पर 2,000 रुपए और कस्टम अधिकारी को 500 रुपए दिए जाते थे। नीलामी में खरीदे हुए पशु को फिर इसी गठजोड़ के जरिए अवैध तरीके से बांग्लादेश पहुंचाया जाता था। इसी गठजोड़ में बंगाल के 3 गौ व्यापारियों को भी सीबीआई ने गिरफ्तार किया। जांच के दौरान अनुव्रत मंडल का नाम भी सामने आया और उसके बाद पूछताछ शुरू हुई। अनुव्रत मंडल की गिरफ्तारी ममता बनर्जी के लिए झटका इसलिए क्योंकि अनुव्रत मंडल को ममता बनर्जी का करीबी माना जाता है। बीरभूम में काफी प्रभावशाली है। बीरभूम जिले में 11 विधानसभा सीटों में से 10 टीएमसी के पास और कहा जाता है कि खेला होबो के नारे को अनुव्रत मंडल ने ही लोकप्रिय बनाया था। अनुव्रत मंडल टीएमसी के सह संस्थापकों में से एक हैं। 61 साल के अनुव्रत मंडल पर्दे के पीछे रहकर टीएमसी की रणनीति बनाने के लिए जाने जाते हैं। बयानों से कई बार विवादों में रहे। चुनाव के बाद बंगाल में हुई हिंसा के मामले में सीबीआई पूछताछ कर चुकी है उनसे। इससे पहले ईडी पार्थ चिटरे को गिरफ्तार कर चुकी है। ये दोनों नाम ऐसे जो कि ममता बनर्जी के बेहद करीबी समझे जाते हैं। बीरभूम में अनुव्रत मंडल की छवि दबंग नेता की है। 2021 के बंगाल विधानसभा चुनाव में चुनाव आयोग को भय मुक्त चुनाव कराने के लिए अनुव्रत मंडल को 3 दिन तक निगरानी में रखना पड़ा था। ऐसे ही 2016 के विधानसभा चुनाव और 2019 के लोकसभा चुनाव में किया गया था। बंगाल के कोयला घोटाले में भी ममता बनर्जी पर नई मुसीबत आ चुकी है। कोयला घोटाले में ईडी ने बंगाल के 8 आईपीएस अधिकारियों को पूछताछ के लिए सम्मन किया। ईडी के मुताबिक घोटाले में इन अधिकारियों का अहम रोल है और ये सब वहां तैनात थे जहां कोयले की तस्करी हुई। इन 8 अधिकारियों में से 7 को ईडी 2021 में पूछताछ कर चुकी है। इसी कोयला घोटाले में ममता बनर्जी के भतीजे और टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव से मार्च में पूछताछ हो चुकी है, यानी अभिषेक बनर्जी। इस मामले में टीएमसी के युवा नेता विनय मिश्रा मुख्य आरोपी हैं। विनय मिश्रा को अभिषेक बनर्जी का करीबी बताया जाता है। स्थानीय कोयला संचालक अनूप माझी उर्फ लाला भी मुख्य आरोपी है। कोयला घोटाले में ईडी के साथ साथ सीबीआई की जांच चल रही है। सीबीआई अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजया बनर्जी और उनकी साली मेनका गंभीर से पूछताछ कर चुकी है।
आरोप यह कि कोयले की खदान से करोड़ों रुपए का कोयला अवैध रूप से ब्लैक मार्केट में बेचा गया, यह आरोप है। लेकिन ममता बनर्जी की जो मुसीबत है वो खत्म यही नहीं हो रही। एक जनहित याचिका में ममता बनर्जी के 19 नेताओं की संपत्ति की मांग उठाई गई। 19 नेताओं में विधायक शामिल हैं, सांसद शामिल हैं और मंत्री शामिल हैं। मामला एक कलकत्ता हाईकोर्ट में है और कलकत्ता हाईकोर्ट ने इस मामले में ईडी को भी एक पक्ष बनाने का आदेश दिया। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो हाईकोर्ट ने टीएमसी के नेताओं की संपत्ति की जांच के लिए एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को हरी झंडी दे दी। दरअसल यह जनहित याचिका फरवरी 2017 में डाली गई थी और कहा गया कि 2011 से 2016 के बीच टीएमसी नेताओं और मंत्रियों को संपत्ति, उनकी जो संपत्ति है वो कई गुना बढ़ा दी गई। इसकी जांच होनी चाहिए। हाईकोर्ट ने 5 साल पहले आयकर विभाग को अपना पक्षकार बनाया, लेकिन इस मामले में ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ। पार्थ चटर्जी का मामला आने के बाद याचिकाकर्ता ने फिर हाईकोर्ट में अपील की, जिसके बाद ईडी को भी पक्षकार बना दिया गया, यानी कि हरी झंडी दे दी गई। इस मामले में तृणमूल कांग्रेस का आरोप है कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी पीआईएल के जरिए टीएमसी को बदनाम करने की साजिश हो रही है। टीएमसी का दावा है कि जिन नेताओं की संपत्ति की जांच होनी है उस सूची में कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी भी शामिल हैं और उसी सूची में जो सीपीआई के जो नेता हैं उनका नाम भी शामिल है। तो ये ममता बनर्जी का अभी तक के हालात क्या बन रहे हैं, उनके कौन कौन करीबी ईडी की चपेट में हैं और कितने और नाम अभी आ सकते हैं, ये बताया। पाठशाला में अब बिहार का चैप्टर, जिसमें आपको बताएंगे बिहार में जंगल राज फिर लौटने का सच क्या है। तो बिहार में नीतीश कुमार ने आरजेडी के साथ नई सरकार तो बना ली, लेकिन अब उनका चैलेंज उस डर को खत्म करना है जो डर जंगल राज के नाम पर लोगों के मन में बैठ चुका है। क्योंकि जब भी आरजेडी की बात आती है तो लोग जंगल राज के सवाल उठाने लगते हैं। पिछले 48 घंटों में बिहार में सरकार के बदलाव के साथ जो हुआ उसे लोग सहमे हुए हैं। लोगों के मन में आशंकाएं हैं कि क्या कानून व्यवस्था के मोर्चे पर नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की जो जोड़ी है वो लोगों को भरोसा दे पाएगी क्या? क्योंकि नीतीश कुमार के पास कहने के लिए तो सुशासन के दावे हैं, लेकिन तेजस्वी के साथ उनकी पार्टी का पुराना अतीत जुड़ा है, इसलिए चुनौती बड़ी है। और पिछले 48 घंटों की घटनाएं भी यही बता रही हैं कि चुनौती बड़ी है। 48 घंटे में बिहार में अपराध की 3 बड़ी वारदातें हो चुकी हैं। 10 अगस्त में पटना में एक शोरूम गार्ड की हत्या कर दी जाती है। 10 अगस्त को बिहार के जमुई में एक पत्रकार की हत्या कर दी जाती है। उससे ठीक एक दिन पहले 9 अगस्त को बिहार के बेतिया में एक पुजारी की हत्या कर दी जाती है। हत्याएं, लूट, रेप, ऐसी कई घटनाएं सामने आ रही। बेतिया में जहां मर्डर किया गया, लोग ये भी कह रहे हैं कि 48 घंटे के अंदर वहां पर 5 से ज्यादा रेप की रिपोर्ट्स भी हैं। हालांकि औपचारिक तौर पर, आधिकारिक तौर पर सामने नहीं है, लेकिन स्थानीय लोग कह रहे हैं। कई लोग 48 घंटे में मर्डर की 3 वारदात को बिहार में सत्ता परिवर्तन से जोड़कर देख रहे हैं। पटना में एक शोरूम के गार्ड को केवल हत्या नहीं की गई, बल्कि शोरूम को लूट भी लिया गया उस गार्ड को मारने के बाद। पटना के बाद सलामी थाना क्षेत्र में गाड़ियों का एक शोरूम है। बुधवार सुबह 12 से 14 नकाबपोश लुटेरे शोरूम में पहुंचे। सुबह के वक्त, अंधेरे में नहीं हुआ, और 12-14 नकाबपोश लोगों ने अंदर घुसने की कोशिश की। वहां पर तैनात गार्ड लुटेरों के लिए भिड़ गए। लुटेरों ने 2 गार्ड्स को काबू में कर लिया, लेकिन तीसरे गार्ड मनोरंजन कुमार से जब लुटेरों ने शोरूम की चाबी मांगी तो उस व्यक्ति ने अपना धर्म निभाते हुए, अपनी ड्यूटी निभाते हुए चाबी देने से मना कर दिया। उसका मना करना था कि लुटेरों ने मनोरंजन कुमार पर चाकू से ताबड़तोड़ हमले किए। इतने हमले किए कि उनका पेट फट गया। लगातार खून बहा और लगातार खून बहने के चलते गार्ड मनोरंजन कुमार की मौत हो गई। इसके बाद लुटेरे शोरूम के अंदर घुसे। 9 लाख रुपए जो कैश रखा था उसको लूटा और वहां से फरार हो गए। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पूरे मामले की जांच कर रही है। 2:30 बजे के आसपास हमारा गार्ड से हमें कॉल आया कि सर शोरूम में चोर घुस गए हैं और चोरों की जो संख्या है वो
12 से 14 लोग शोरूम में घुसे हैं। पीछे के रास्ते से वो लोग घुसे हैं। घुसने के बाद सर हमारे आगे में भी गार्ड रहते हैं, पीछे में भी गार्ड थे। पीछे में जो 2 गार्ड थे, दोनों को वो लोग बंधक बना लिया। उसमें से एक गार्ड ने थोड़ा उनके साथ कन्फ्रंट किया होगा, उसी दरमियान उसको उन्होंने चाकू मार दिया। चाकू मार के घायल किया। एक गार्ड को लोग बांध दिया। 4 लोग वहाँ पे खड़े हो गए। फिर वो लोग आराम से अपने अंदर शोरूम में एंट्री करते हैं। यहाँ कैश काउंटर को वो लोग डैमेज किए, पूरा तोड़े। वहाँ हमारा 9 लाख रुपया कैश पड़ा था, उसको वो लोग लूटे। फिर यहाँ से वो लोग निकले। शोरूम में ऊपर भी वो लोग गए हैं, ऊपर का भी एक दरवाज़ा उन्होंने तोड़ा है। उसके बाद पीछे के रास्ते से ही वो लोग रिटर्न हो गए। पटना से पहले बिहार के बेतिया जिले में एक पुजारी की हत्या कर दी गई। बेतिया के गोपालपुर थाना क्षेत्र के बकुलहर में राम जानकी मंदिर है। 40 साल से गांव ही के रुदल शाह मंदिर में बतौर पुजारी काम करते हैं। रुदल शाह ना तो बोल पाते हैं और ना सुन पाते थे। 9 अगस्त यानी मंगलवार की रात को मंदिर में पुजारी रुदल शाह की निर्मम तरीके से हत्या कर दी। हत्यारों ने रुदल शाह का सिर काट करके चनपटिया थाना क्षेत्र के पीपला काली मंदिर में रख दिया। पुजारी की सिर काटकर हत्या और फिर सिर को काट करके दूसरे मंदिर में रखने की इस घटना से गांव के लोग दहशत में। और पुलिस को अभी तक कोई अंदाजा नहीं, कोई हत्यारे को पकड़ नहीं पाई। लेकिन गांव के लोगों में डर के साथ साथ आक्रोश भी है। बेतिया के डीएसपी ने गांव पहुंचकर लोगों से बात की और भरोसा दिया कि 24 घंटे के अंदर हत्यारे को पकड़ लिया जाएगा। लेकिन क्या ऐसा होगा, उस मामले में हम फिर सवाल पूछेंगे। 10 अगस्त को ही बिहार के जमुई में एक पत्रकार की हत्या कर दी। पत्रकार का नाम गोकुल कुमार, जमुई के एक दैनिक अखबार में संवाददाता था। बुधवार को सुबह 10:30 बजे गोकुल कुमार अपने घर से बाइक पर सवार होकर निकले। गोकुल कुमार फसलों को कीड़ों से बचाने वाली दवा लेने के लिए लोहिया चौक जा रहे थे। जैसे ही गोकुल कुमार गोपला मारन गांव के पास पहुंचे, वहां पहले से 2 बदमाश घात लगाकर बैठे थे। बदमाशों ने गोकुल को रोका और उनकी कनपटी से सटाकर गोली चला दी। गोकुल कुमार के शरीर में 5 गोलियां लगी। हमले के बाद दोनों बदमाश बाइक पर बैठकर फरार हो गए। बुरी तरह से घायल पत्रकार गोकुल को अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने गोकुल कुमार को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया। दोनों से पूछताछ की जा रही है और कहना पुलिस का यह है कि जल्दी ही मुख्य आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अब तक उनके पर्दे से पूछने को पता चला है कि वो चुनाव का मामला में चुनावी मुद्दा कुछ है। और हमें अभी तत्काल पता नहीं है कि क्या है। इलाज प्रथम प्राथमिकता यही था कि इलाज करने को गिरफ्तारी वगैरह अभी जो पर्जन बताएंगे शंकर राव क्या प्रोसेस किया जाएगा। तो क्या सिमंतला थाना क्षेत्र में अपराधी में लगा नहीं, तो हथियार वगैरह लेके घूम रहे हैं तभी न मारे हैं। इस पर हम लगाम लगाएंगे। तो बिहार में अपराध की बढ़ती घटनाओं पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने भी नीतीश कुमार पर हमला किया। नित्यानंद राय ने लिखा है, ट्वीट किया है कि एक तरफ आरजेडी की गोद में बैठी जेडीयू के साथ महागठबंधन आया तो उसके साथ बिहार में महागठबंधन का गुंडा राज भी आ गया। जगह जगह से दुष्कर्म, लूट, अपराध की खबरें आने लगी। इसलिए आरजेडी के साथ गए थे ना कि श्री नीतीश कुमार जी जवाब दीजिए। नीतीश कुमार से सवाल इसलिए भी किए जा रहे हैं कि वो बिहार की राजनीति में इसलिए हिट हुए थे क्योंकि उन्होंने लालू यादव के राज के दौरान जंगल राज के आरोपों को लेकर खूब कैंपेन किया था, जिसमें आखिरकार उन्हें 2005 में बिहार ने बड़ा जनादेश दिया था। इसके अगले 2 दशक में नीतीश कुमार ने सुशासन के दावों वाली राजनीति की, लेकिन फिर से लालू की पार्टी के साथ लौटने से नीतीश कुमार पर सवाल उठ रहे हैं कि क्या वो कानून व्यवस्था के मोर्चे को संभाल पाएंगे। क्योंकि पहली बात तो नीतीश कुमार उस सरकार को चला रहे हैं जहां आरजेडी हावी होगी और वो खुद कमजोर स्थिति में। दूसरी बात है कि बिहार में कानून व्यवस्था की हालत पहले से लचर स्थिति में। आरजेडी जिसके ऊपर आरोप है जंगल राज का, वो सत्ता में आ चुकी है, तो क्या होगा। अब इसमें आपको किसी के कुछ कहने की जरूरत नहीं है, किसी से कुछ सुनने की जरूरत नहीं है। आपको हाल जानना है तो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी के आप
आंकड़े देख लीजिए, मैं आपको बता देता हूं। ये देखिए, एनसीआरबी क्या कहता है बिहार को लेकर के। साल है 2020 का आंकड़ा। अब देखिए जरा, यहां से बिहार की दिलचस्प तस्वीर शुरू होती है। पहला आंकड़ा क्या होता है? पहला जो पैमाना रखा गया वो किया गया हत्या का, यानी मर्डर का। मर्डर का आंकड़ा 2020 में जो वो है जो दर्ज किया गया वो रहा 3195। इसके साथ एक और चीज ऐड होती है, वो ये कि देश में दूसरे नंबर पर रहा बिहार। ये सुशासन बाबू की कामयाबी रही है, जब वो खुद कहते थे कि सुशासन है। दूसरा पैमाना आ जाइए, दूसरा रही किडनैपिंग, यानी अपहरण। किडनैपिंग की जो आंकड़े हैं बिहार के अंदर वो है 11,784। ये आंकड़ा है। इसके अलावा ये भी देश में एक छोटी सा मैं संशोधन कर देता हूं कि ये जो आंकड़ा है ये अटेम्प्ट टू मर्डर का है। अटेम्प्ट टू मर्डर में भी सेकंड पोजीशन पर बिहार खड़ा हुआ है। अब हम बात कर लेते हैं किडनैपिंग की। किडनैपिंग के केसेस कितने आते हैं? किडनैपिंग के केसेस हैं 7,889। ये सिर्फ एक साल के मामले आ रहे हैं। अब बात आती है महिला सुरक्षा को लेकर के, बात आती है रेप को लेकर के। तो रेप, बलात्कार की घटनाएं साल 2020 में कितने सामने आई? उसमें सामने आई हैं 806 मामले 2020 में बिहार में। लूट और चोरी की बात कीजिए कि लूट और चोरी के क्या हाल है अंदर। तो लूट और चोरी का जब आंकड़ा जानेंगे और देश में आप उसकी स्थिति जानेंगे तो खुद चौंकेंगे। 1902 मामले थे और देश में चौथे नंबर पर थी। बिहार सरकार की ये उपलब्धि रही है साल 2020 में। अब ये वो दौर था जब सुशासन बाबू, उसके बाद अब जो कहा जा रहा है जंगल राज की वापसी, तो क्या ये जो आंकड़े हैं वो बढ़ने वाले हैं क्या? और ये आंकड़े ना बढ़े, ये चैलेंज नीतीश कुमार का है। ये सिर्फ अपराध के कुछ आंकड़े हैं। एक और आंकड़ा आपको बताता हूं कि कुल कितने केस दर्ज हुए। कुल जो केस दर्ज हुए साल 2020 में, जगह नहीं बची तो मैं आपको यहां लिख के समझा देता हूं। कुल केस कितने दर्ज हुए, अब आप जीरो गिनते जाइएगा। इसमें कुल मिलाकर के 1,95,000 केस कुल दर्ज होते हैं साल 2020 में बिहार के अंदर। यह है बिहार की कानून व्यवस्था। जिस जंगलराज शब्द की चर्चा होती है वो कहां से आया और बिहार में जंगलराज क्यों कहा जाता था, यह भी आज आपको बताते हैं। ये बिहार में 1990 से लेकर के 2005 तक, यानी लगभग 15 साल के दौर था ये, जिसमें ज्यादातर वक्त लालू प्रसाद और उनकी पत्नी राबड़ी देवी का राज था। 1990 के दशक का दौर यह था कि जिसमें कानून व्यवस्था का यह हाल था कि आरोप लगते हैं कि अपहरण एक तरीके से बिहार के अंदर उद्योग बन चुका था। 1992 से 2004 तक बिहार में किडनैपिंग के 32,085 मामले हुए। बिना रंगदारी दिए कारोबारियों के लिए व्यापार करना उस दौर में नामुमकिन था, जो दौर लालू यादव का और राबड़ी देवी का था। रंगदारी से मना करने वालों पर परिवारों को उनके को किडनैप कर लिया जाता था। रंगदारी देने का अघोषित नियम था, उनमें चाहे कोई डॉक्टर हो, कोई वकील हो कि एक दूसरा नौकरी पेशा व्यक्ति हो। यह अघोषित नियम उनके लिए भी लागू हो गया था। अगर घर का कोई व्यक्ति शाम को 6 बजे तक घर नहीं लौटता था तो उसे घर में हड़कंप मच जाता था कि कहीं किसी ने उठा तो नहीं लिया। इसी दौरान नक्सली हमले, जातीय हिंसा, ये मामले बढ़ चुके थे। अगड़ी और पिछड़ी जातियों में खूनी संघर्ष हो रहा था। उसी 15 साल 1990 से लेकर 2005, ये 15 साल, उसी 15 साल में बिहार की तस्वीर ये थी। चुनाव में बूथ कैप्चरिंग के लिए बिहार सबसे ज्यादा बदनाम था। वोटर को मारने, पीटने और बूथ पर मर्डर की घटनाएं होती थी। यहां तक कि दूसरे राज्यों के नेता अपने यहां बूथ कैप्चर करने के लिए बिहार से माफियाओं की मदद लेते थे। यह वही दौर था
जिसमें लालू यादव के सालों की दबंगई के कारनामे आम थे। लालू की बेटी की शादी में शोरूम से 100 गाड़ियां उठा ली गई थी। ये कहा जाता है ये वही दौर था जिसमें चारा घोटाले जैसे भ्रष्टाचार के मामले सामने आए और जिसमें खुद तत्कालीन सीएम लालू यादव को जेल जाना पड़ा। पुलिस की हालत यह थी कि 2003 में पटना हाईकोर्ट में तत्कालीन डीजीपी ने कहा था कि पुलिस उतनी ही बेबस है जितना महाराष्ट्र में धृतराष्ट्र थे। और अब पाठशाला में रुख करते हैं वीडियो ब्रेकिंग के चैप्टर का। सड़क किनारे खड़े इस परिवार को ध्यान से देखिए। यहाँ आपको 4 पुरुष, 2 महिलाएं और 2 छोटे बच्चे नजर आएंगे। ये लोग यहाँ पर किसी गाड़ी का इंतजार कर रहे हैं। शुरू के 13 सेकंड तक तो सब कुछ नॉर्मल सा दिख रहा है, लेकिन 13 सेकंड के बाद ही मंजर खौफनाक हो जाता है। जिस सरकारी बस का ये लोग इंतजार कर रहे थे वो अचानक से बेकाबू हो जाती है, फुल स्पीड में इन लोगों को टक्कर मारती है। एक बार फिर से देखिए इस खौफनाक हादसे को। बस नियंत्रण खोकर इनकी ओर तेजी से आती है। कुछ तो तुरंत हट जाते हैं, लेकिन एक व्यक्ति को ये बस सीधे टक्कर मारती है और रुक जाती है। ये पूरा वीडियो 40 सेकंड का है। गुजरात के पंचमहल में बड़ोदरा हाईवे का है। ये परिवार असल में रक्षाबंधन का पर्व मनाने के लिए जा रहा था, लेकिन उसका सामना ऐसे डरावने हादसे से होता है। गनीमत यह रही कि इतने भयंकर एक्सीडेंट के बाद भी किसी की जान नहीं गई। जिस व्यक्ति को सीधी टक्कर मारी उसकी जान भी बच गई। एक विमान के अंदर का दृश्य। स्पाइस जेट की फ्लाइट में कई यात्री सवार और पीछे की सीट पर बैठा ये व्यक्ति दबंग अंदाज में सिगरेट के धुएं के छल्ले बनाने लगा। नाम है बॉबी कटारिया, जिसका फ्लाइट के अंदर सिगरेट पीते वीडियो वायरल हुआ तो बवाल और सवाल दोनों खड़े हो गए, क्योंकि ये मामला सुरक्षा में सेंधमारी का था, सैकड़ों यात्रियों की जान से खिलवाड़ का था। सवाल ये कि आखिर हवाई जहाज में सिक्योरिटी के बावजूद सिगरेट और लाइटर कैसे पहुंचा। वीडियो पूरे 11 सेकंड का है। जानकारी मिली है कि बॉबी 23 जनवरी को दुबई से दिल्ली आया था। वीडियो अब वायरल हुआ है, जिस पर उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि ऐसी हरकतें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। लेकिन दबंग बॉबी को इसकी परवाह कहाँ, क्योंकि उसका एक वीडियो उत्तराखंड का भी तेजी से वायरल हो रहा है। यहाँ उसने बीच हाईवे बाकायदा कुर्सी लगाकर शराब पीते वीडियो बनाया। सड़क पर शराब पीने का वीडियो वायरल होने के बाद उत्तराखंड के डीजीपी ने जांच कर कार्रवाई के आदेश दिए हैं और जवाब में बॉबी ने कहा है कि ऐसा उसने एंटरटेनमेंट के लिए किया था और इस मामले पर जवाब उसकी वकील देंगे, यानी दादागिरी भी और अकड़ भी। यहाँ एक दुकान पर खड़े इस शख्स से कुछ लोगों की बहस हो रही है। गर्मा गर्म बहस, बिल्कुल तीखे अंदाज में एक दूसरे को देख लेने की धमकी दी जा रही है, लेकिन चंद सेकंड में ही ये बहसबाजी भयंकर लड़ाई में बदल जाती है। आप देखिए इस वीडियो के आगे का हिस्सा। दुकान के बाहर सफेद धोती कुर्ता पहने ये शख्स अचानक से जमीन पर रखी धारदार दराती उठाता है और सामने खड़े लोगों को मारने के लिए दौड़ता है। वो जैसे कुछ लोगों के खून का प्यासा हो जाता है। ये हंगामा काफी देर तक चलता रहा और फिर जिन लोगों पर ये शख्स हमला बोलता है वो वहां से निकल जाते हैं। दरअसल ये शख्स तिरुचिरापल्ली जिले में डीएमके की काउंसिलर का पति है और ये विवाद कुछ लोगों के बकाये के पैसे को लेकर था। लोग अपना पैसा मांगने पहुंचे तो दबंगई दिखाते हुए काउंसिलर के पति ने दराती लेकर इन लोगों को मारने के लिए दौड़ा लिया। लोगों ने इस मामले की शिकायत पुलिस थाने में की। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया और आगे की जांच तेज कर दी।